हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस या फिर हो हरियाणा पीसीएस। तो उसके लिए हमने सीरीज चला रखी है 4100 क्वेश्चनों की, एकदम डीप लेवल में हिस्ट्री की, और 5000 क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है ज्योग्राफी की। तो 12 क्वेश्चन हो गए, 12 प्रैक्टिस सेट हो गए थे अपने हिस्ट्री के, और 12 ही प्रैक्टिस सेट हो गए थे अपने ज्योग्राफी के। आज एक ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया बना के। तो 12 हिस्ट्री के, 12 हो गए हैं ज्योग्राफी के। और अभी कल रात को फ्रेंड्स, कल रात को एक बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया था। तो चलिए, बायोलॉजी के 5 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बायोलॉजी के नाम से प्ले लिस्ट बना दी है। तो देखिए, हिस्ट्री का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13वां होगा। लास्ट वीडियो में हमने जब पढ़ा था, मतलब दिल्ली सल्तनत का धार्मिक आंदोलन और सूफीवाद, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज चलिए, जो मैंने कहा था, जो अगला पार्ट आएगा और उसमें हम देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत के बाई चांस एक आधा क्वेश्चन रह गया हो तो उसको हम देख लेंगे विविधता में, यानी कि मिसलेनियस। मिसलेनियस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो चलिए, ऑलरेडी हम दिल्ली सल्तनत काल पूरा पढ़ चुके हैं एकदम डिटेल में। तो बाई चांस एक आधा क्वेश्चन रह जाए तो यहाँ कवर कर लेंगे। तो थोड़ा तीव्र गति से ही चलेंगे। लगभग 135 प्लस क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन तो लगभग दिल्ली सल्तनत काल के मिसलेनियस के हैं, और उसके बाद मैं आपको कराऊंगा बाबर का इतिहास इसी वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहना, मज़ा आ जाएगा, बस छोड़ के मत भागना फ्रेंड्स। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। क्वालिटी की बात करूं तो 480 पिक्सल पे देखा करो, और अगर बात थोड़ी स्लो लगे तो 1.50 या फिर 1.75 पे बिना बोले सेट कर लो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये 3 नाम दिए गए हैं, इनके बारे में चर्चा हो रही है। तो देखिए, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से उस वक्त उपदेश देते थे फ्रेंड्स, उस वक्त उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ था और बाबर सत्तारूढ़ हुआ था। सिंपल वे में समझिए, क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि इन तीनों गुरु भक्ति संतों में से कौन सा उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हो गया था और बाबर सत्ता में आया था। तो उस टाइम इन तीनों में से कौन उपदेश देते थे। तो उपदेश देते थे दादू दयाल का तो कोई संबंध नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि लोधी वंश की बात हो रही है, और बाबर के टाइम पर ना तो ये त्यागराज थे, तो उस टाइम थे नानक फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नानक जी उपदेश देते थे। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर है, तो ये बी बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा। और ये आईएएस का पूछा हुआ है फ्रेंड्स, और थोड़ा तीव्र गति से ही चलेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित नामों को इनको सही क्रम में लगाना है। तो चलिए देखिए, एक बात याद रखना, दिल्ली सल्तनत में ना सबसे लास्ट में आया था ये तैमूर। और सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले आया था मोहम्मद गौरी। तो देखिए, सबसे पहले आएगा मोहम्मद गौरी। एक सेकंड, ठीक है। मोहम्मद गौरी से भी पहले आया था महमूद गजनवी, ठीक है, यानी कि 2। फिर आएगा 3, फिर आएगा चंगेज खान, और चंगेज खान के बाद तैमूर। तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। 23-14 कहीं पर है, तो 23-14 ये बता रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। 23-14 ऑप्शन नंबर बी याद रखना। सबसे पहले आएगा महमूद गजनवी, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खान, और चंगेज खान के बाद तैमूर का आक्रमण हुआ था इंडिया के ऊपर 1398 में। कई बार पूछा है, तैमूर ने कब आक्रमण किया था 1398 में, किसका शासनकाल चल रहा था। तो तैमूर ने जब आक्रमण किया था उस टाइम निसारुद्दीन भारत का बादशाह था, ऐसे याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, निम्नलिखित क्रम को दिल्ली, ठीक है, जो दिल्ली के जो राजवंश थे तो उनको सही क्रम में लगाना। तो चलिए देखिए, तो ये लोधी वंश सबसे लास्ट में आएंगे, यानी कि 2 सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो 2 सबसे लास्ट में देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 3 है, तो 2 सबसे लास्ट में यहाँ पर है। तो अपना आंसर हो जाएगा ये, यानी कि देखिए, सबसे पहले गुलाम वंश, फिर आएगा खिलजी, फिर सैयद, फिर लोधी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। डिफरेंट समझ गए होगे, बस थोड़ा दिमाग लगाना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, और कुछ नहीं करना होता। देखो, सबसे पहले आया था गुलाम वंश, और सबसे बाद में ये लोधी वंश को हराया था, मतलब इब्राहिम लोधी को हरा के बाबर ने मुगल शासन की नींव डाली थी। तो पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर सैयद, फिर लोधी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। तो जब मैंने दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था, फिरोज तुगलक को डिटेल में पढ़ाया था। फिरोज तुगलक ने दीवान खैरात बनाया था, दीवान बंदगान, दारुल सफ़ा और रोजगार कार्यालय।
तो ये 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सब कुछ फिरोजा तुगलक ने बनवाया था। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए, डिपेंड ऑप्शन नंबर ए। तो ये रोजगार कार्यालय क्या था, तो ये मैंने सब कुछ डिटेल में बताया था। इसके शासनकाल में यानी कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में 1,80,000 गुलाम थे लगभग। इसने 1 लाख को मतलब रोजगार कार्यालय खुलवा के यहाँ पर रोजगार दिला दिया था और 80,000 गुलाम वगैरह बचे थे, तो वो इसके महल की, इसके हरम की रखवाली करते थे। और ये दारुल सफाई खैराती अस्पताल था और दीवान खैरात वगैरह, जहाँ पर ये खैरात बांटता था गरीब लोगों को, डिपेंड। तो ये ऑप्शन नंबर ए आंसर है। आगे चलिए, ये दिल्ली सल्तनत के जो शासनकाल थे, तो ये बात हो रही है दिल्ली सल्तनत के शासकों की, तो इनको सही क्रम में लगाना है। तो इन सबकी ट्रिक की वीडियो ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए इनकी ट्रिक की वीडियो क्या है, तो देखिए पहले रुकनुद्दीन आएगा, फिर मुबारक खान, फिर फिरोज तुगलक, फिर आराम शाह, डिफेंस। तो ये ऑलरेडी सही सम्मिलित लगे हुए हैं, पहले रुकनुद्दीन, फिर मुबारक खान, फिर फिरोज तुगलक, फिर आलम शाह, डिफेंस। तो ये बता रहा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही सम्मिलित हैं। तो बताइए दिल्ली सल्तनत के किन सुल्तानों की माता हिंदू थी, तो निसारुद्दीन, खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी, इन चारों की माता हिंदू थी, ऑप्शन नंबर डी। डिपेंड यहाँ पर पूछा दिल्ली सुल्तानों की किन की माता हिंदू थी, तो इन चारों की माता हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी, ऑप्शन नंबर डी। और ये कई बार पूछा है। आगे देखिए दिल्ली सल्तनत में लगाए गए करों पर विचार कीजिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। डिपेंड जक़ात, ये कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जक़ात क्या होता था, तो जक़ात एक धार्मिक कर होता था जो कि मुसलमानों से लिया जाता था, याद रखना इसको। ये कई बार सीधा सिंगल में पूछ लेता है कि जक़ात क्या था, तो ये धार्मिक कर था जो कि मुसलमानों से वसूला जाता था और जिससे जितना भी पैसा इकट्ठा होता था वो मुसलमानों की सेवा में लगाया जाता था। तो ये देखिए जक़ात एक धार्मिक कर था जो केवल मुसलमानों से लिया जाता था और इसका प्रयोग मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए किया जाता था। मतलब जो भी पैसा इकट्ठा होता था तो मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर लगा दिया जाता था, डिपेंड्स, याद रखना इसको लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। खराज क्या होता था, तो खराज ऐसा कर होता था जो गैर मुस्लिम मतलब हिंदुओं से लिया जाता था और कितना 1/10 भाग या फिर 1/2 डिपेंड यानी कि 50%। तो ये सही है। तो खराज गैर मुस्लिमों से यानी कि हिंदुओं से लिया जाता था यानी कि 1/10 या फिर 1/2 के रूप में। और इस पे लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये खुमुस क्या होती थी, तो मान लो खुमुस जो होती थी, अगर आप युद्ध में से 100 रुपये लूट के लाए हो तो 100 का 1/5 मतलब 20 रुपये आपको राजा को देने होंगे, उसको कहते थे खुम्स, डिफरेंट समझ गए होगे। खुम्स युद्ध में लूटी हुई धनराशि होती थी जिसका 1/5 भाग राजा लेता था। मान लो आप 100 रुपये लूट के लाए तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा, ये 5 काट देगा इसको 2 पे यानी कि 20। तो 20 रुपये राजा के खाते में जाते थे, तो ये तीनों सही है। चौथा देखिए उदा, उदा एक भू राजस्व था जो मुस्लिम देते थे, ये चारों के चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी, डिपेंड्स। याद रख लेना खासकर खुम्स को और इसको, खराज को और जक़ात को। तो देखिए इनको सही क्रम में लगाना, तो चलिए देखिए लगा देते हैं सही क्रम में। तैमूर, डिपेंड तैमूर का आक्रमण, तो इनको सही क्रम में लगाना है ना। मैंने बताया ना तैमूर सबसे लास्ट में आएगा, डिपेंड तैमूर सबसे लास्ट में आएगा यानी कि 1398। तो एक देखिए लास्ट में कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि ये दो तो कट गए। सबसे पहले हुआ था तुर्गिल, डिपेंड तुर्गिल का विद्रोह, ये हुआ था 1278, डिपेंड 1278। फिर अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया था, ये किया था 1296 में। और फिर बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1347 में। और फिर लास्ट में ये 1398 में हुआ था तुर्गिल इसका तैमूर का आक्रमण, डिपेंड। तो समझ गए होगे, लगा सकते हो ना आप तो देखिए तुर्लिक का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1276 में, डिपेंड 76 नहीं 78, डिपेंड। तो तुर्लिक का युद्ध हुआ था यानी कि विद्रोह हुआ था, तो ये हुआ था 1278। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347। अलाउद्दीन ने कब आक्रमण किया था देवगिरी पर, तो ये 1296। और तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में, डिपेंड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
यानी कि पहले 3 फिर 2 फिर 4 1 3 2 4 1 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। तो चलिए अगला देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये विदेशी यात्री हैं तो वो कहाँ से थे, तो ये बताना है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन मिलान करने वाले। तो चलिए देखिए निकोलो कॉन्टी फ्रेंड्स, तो निकोलो कॉन्टी ये इटली था फ्रेंड्स, इटली था या फिर इटालियन लिखा हुआ है तो ये इटली का था यानी कि 2, और निकितीन था रूसी यानी कि 1, अब्दुल रज़ाक ईरानी था, कई जगह ये फारसी भी लिखा मिलेगा यानी कि 4, और डोमिंगो पायस तो ये था पुर्तगाली यानी कि 2143, ऑप्शन नंबर सी में बता रहा है फ्रेंड्स। आगे चलिए, ये सब मैंने करा दिया डिटेल में इसीलिए थोड़े तेज़ चल रहे हैं। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है जो 4 बाहरी आक्रमण हुए थे उनको सही क्रम में लगाना। तो चलिए 4 बाहरी आक्रमण थे, तो ये तैमूर सबसे लास्ट में आएगा यानी कि 4 सबसे लास्ट में होगा, तो ये नहीं है, ये नहीं है, और यहाँ भी लास्ट नहीं है फ्रेंड, तो ये 1 2 3 4 देखिए मैंने बताया ना, ये तैमूर सबसे लास्ट में आएगा। एक सेकंड रुको फ्रेंड्स, तो चलिए इनको देख ही लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर तैमूर से भी आगे का काल दिया हुआ है, तो तैमूर से आगे का काल दिया है, तो चलिए देख ही लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये एम एस अब्दाली यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, और नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में बैटल ऑफ करनाल के नाम से। तैमूर की लड़ाई हुई थी 1398 में, हमला किया था, और चंगेज खान ने किया था 1398 से पहले, यानी कि पहले आएगा 2 फिर 4 फिर 3 1 2 4 3 1 यानी कि 24 31 ये ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड्स। तो मैंने इन दोनों को देखा ही नहीं था फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा, मतलब 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो सबसे 61 एक सबसे लास्ट में आएगा फ्रेंड्स, और एक सबसे लास्ट में यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और उसके बाद आएगा नादिर शाह फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल लॉलीपॉप होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की देर है। तो देखिए निम्न यात्रियों को उनके सही क्रम में लगाना है। पहले कौन आया था, तो चलिए देखिए पहले कौन आया था, सबसे पहले आया था गजनबी के साथ अलबरूनी यानी कि सी, और फिर उसके बाद आया था इबन बतूता यानी कि ए। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थे, अब थोड़ा पानी आनी पिया है, बार बार खांसी आ रही थी। तो देखिए गजनबी के साथ आया था अलबरूनी यानी कि पहले सी, फिर इबन बतूता, ये आया था एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यानी कि ए, और उसके बाद आया था टर्बनियर यानी कि बी, और फिर लास्ट में आया था ये मनूची यानी कि रूस से आए यानी कि डी, CABD 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 ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इबन बतूता था मोरक्को का यानी कि अफ्रीका का, और ये टर्बनियर था, आई थिंक टर्बनियर था ये अलबरूनी था कहाँ का, ये ईरान साइड का था, और मनूची था रूसी यात्री, और ये टर्बनियर शायद पुर्तगाली था फ्रेंड्स, याद रखना। तो यहाँ देखिए दिल्ली सल्तनत के जो वंश हैं इनको सही क्रम में लगाना है। तो देखिए लोधी वंश सबसे लास्ट में आएगा, यहाँ लोधी है नहीं, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखिए पहले आएगा खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद, और फिर आएगा लोधी यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और ये UPSC का पूछा है। आगे देखिए निम्न घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में लगाना। तो चलिए देखिए लगा देते हैं अभी। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले बनी थी कुतुब मीनार, ये कई बार बता दिया है, कुतुब मीनार यानी कि 2, और कुतुब मीनार बनी थी गुलाम वंश में, तो फिर गुलाम वंश में ही आता था, फिर वो तुगलक यानी कि फिर 4 आएगा, फिर 4 के बाद आएगा यानी कि पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ था यानी कि 3, और फिर उसके बाद विजयनगर के जो कृष्ण देव राय का शासनकाल हुआ था यानी कि 1 24 31 ऑप्शन नंबर ए में ही है, और यहाँ ये IAS का पूछा हुआ है, और कई बार यहाँ से ये पूछ लेता कि कृष्ण देव राय की फ्रेंडशिप किन के साथ थी, तो इन पुर्तगालियों के साथ। ये सब हम डिटेल में ऊपर पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ हम मिसलेनियस देख रहे हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए हलाई दरवाज़ा बनवाया था किसने, तो अलाउद्दीन ने बुलंद दरवाज़ा फतेहपुरी सिकरी में अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा वाली ये शाहजहाँ ने, और मोती मस्जिद दिल्ली वाली तो ये औरंगजेब ने। ये ऑलरेडी सही तो मिले थे 1 2 3 4। आगे चलिए यहाँ पर निम्नलिखित में से
कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए दीवाने बंदगान ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ये शायद ऊपर हम देख के आए इस वीडियो में भी, तो ये पहला ही सही है फ्रेंड्स। आगे चलिए, ये दीवान अमीर को ही ये बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवान मुख्तक राज शायद ये भी अलाउद्दीन का था। और ये दीवान अर्ज, ये कई बार पूछा दीवान अर्ज क्या होता था, तो ये जो इनके सेनापति के अधिकारी वगैरह होते थे तो उसको कहते थे दीवान अर्ज। यहाँ पर बताना कौन सा सही तो मिलता है। तो ये देखिए मुई सियान, तो ये मुयान कौन थे, तो ये मुयान थे गुप्तचर विभाग, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मुयान को कहते थे गुप्तचर विभाग, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी ये तीनों गलत हैं। ये कई जगह बरीद, ठीक है ना, ये बरीद भी पूछा गया, तो बरीद भी एक गुप्तचर विभाग होते थे। आगे चलिए, यहाँ पर भी इनको मिलान करना, तो चलिए देखिए मिलान कर देते हैं अभी। तो चलिए दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। फिरोज तुगलक ने क्या करवाया था इंडिया के अंदर, फिरोज तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरें बनवाई थी यानी कि 3। बलबन ने नवरोज त्यौहार चलाने की कोशिश की थी यानी कि 2। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रिसालत बनवाई थी यानी कि 1। और ये जहांगीर के काल में आया था सर टॉमस रो, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यानी कि 32-14 कहाँ पर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में बता रहा 32-14, ठीक है। ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे हैं, याद रखना। जहांगीर के काल में आया था सर टॉमस रो, अगर ये पूछ ले कब, तो ये लगभग 1615 यानी कि 1615 में आया था। यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ ये है, एक तरफ ये लेखक वगैरह है और एक तरफ ये राजा है कि किसके काल में कौन था। तो चलिए देखिए ये बिल्हड़ किसके काल में थे, तो ये कल्याणी के विक्रमादित्य के काल में थे यानी कि 4। ये जयदेव वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये बंगाल के लक्ष्मण सेन के काल में थे यानी कि 3। और क्षेमेंद्र किसके काल में थे, तो ये कश्मीर के अनंत वर्मन के काल में थे यानी कि 1। और ये लास्ट देखिए श्रीमेश, तो श्रीमेश किसके काल में थे, तो ये कन्नौज के गोविंद चंद्र के काल में थे यानी कि 4, 3, 1, 2। ये है ऑप्शन नंबर डी में, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, खासकर इसको याद रखना। जयदेव को ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थे, कई बार पूछा है। आगे देखिए यहाँ पर बताना कौन सा गलत है। तो चलिए देखिए कौन सा गलत है। तो दीवान मुख्तरात, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का है। दीवान अमीर को ये ऊपर बता दिया है। दीवान खैरात, तो ये खैरातों के लिए अस्पताल बनवाया था फिरोज तुगलक ने, लेकिन दीवान रिसालत तो ये बलबन का नहीं है। डिफेंस समझ गए होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी अपना गलत है ये। आगे चलिए इस पे लगा लो सुपर डुपर इम्पोर्टेंट, ये 4 की 4 लाइन लिखी है और 4 की 4 लाइन से चारों बार क्वेश्चन बना है, ठीक है, हजारों बार। तो देखिए प्रतिभूमि क्या होती थी डिफेंस, तो बताइए यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए देखिए प्रतिभूमि ऐसी भूमि होती थी जो भूमि 2-3 साल तक बिना जोती जाए, डिफेंस मतलब ऐसी भूमि जिसको 2-3 साल तक इसमें हल ना चलाया जाए तो उसको कहते थे प्रतिभूमि, यानी कि बिना जोती हुई भूमि, वो भी 2-3 साल के अंडर। तो ये हो जाएगा 2। और पोजल भूमि होती थी कृषि करने योग्य, तो देखिए पोजल भूमि को कहते थे लगभग प्रति वर्ष कृषि की जाने वाली भूमि यानी कि वन। और बंजर भूमि को बंजर भूमि कहते थे यानी कि 3रा। और चांचड़ भूमि क्या कहते थे, तो भूमि ऐसी जिसमें 3-4 साल से अधिक वो बंजर पड़ी हो तो उसको कहते थे चांचड़, ठीक है यानी कि 4। 21-34 ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखना। ये 4 लाइन लिखी है और हजारों बार यहाँ से क्वेश्चन बनाया, तो याद रखना, ठीक है। प्रतिभूमि जिसपे मतलब 2-3 साल से जो भूमि बंजर पड़ी है बिना जोती हुई तो उसको कहते थे प्रति। और पोजल भूमि मतलब कृषि करने योग्य भूमि होती थी, और बंजर तो आपको पता ही होगी। और चाचड़ भूमि, ठीक है, तो चाचड़ भूमि मतलब 3-4 साल से अधिक से जो भूमि पड़ी है जिसको बंजर कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए यहाँ पर बताना कौन सा सही तुम्हें लेता है। तो ये मुतशरिफ, ठीक है, तो मुतशरिफ जो अधिकारी होता था तो वो शाही कारखाना देखता था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मुतशरिफ ये शाही कारखाने का अधिकारी होता था। आगे चलिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखिए महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी आया था, ये सही है, ऊपर बता दिया। MBT, ठीक है, मार्क पोलो MBT के काल में नहीं आया था क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। मोरक्को से यात्री
इबन बतूता टिप्पण ये मार्क पोलो नहीं आया था, तो यही गलत है। और देवराज द्वितीय के काल में आया था रजाक, जहांगीर के काल में आया था टॉमस रोड टिप्पण, ये सब हम ऊपर देख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर मिलान करना है, तो ये निकितिन था रूसी, यानी कि सी का डी का तीसरा टिप्पण, डी का तीसरा और डी का तीसरा यहाँ पर है सिर्फ टिप्पण, तो यहाँ से भी पकड़ सकते हो। तो ये बारबोसा था कहाँ से, तो ये पुर्तगाली था यानी कि 4। कॉन्टी टिप्पण, तो ये कॉन्टी इटालियन था यानी कि 2। अब्दुल रजाक था ये ईरानी था यानी कि पहला, और निकितिन था रूसी यानी कि तीसरा। 42-13 ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर बताना कौन सा गलत है, तो चलिए देखिए। तो ये सिकंदर लोदी के काल में नहीं आया था अब्दुल रजाक, ये आया था देवराज द्वितीय के काल में टिप्पण, अभी ऊपर देखा है। बाकी ये तीनों सही है टिप्पण। तो ये देखिए ये लॉलीपॉप है, हज़ारों बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो इनका चाहे स्क्रीन शॉट ले लो। तो देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, उत्तरायण की दूसरी लड़ाई 1192। ये हज़ारों बार पूछे हैं, तो मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी मिलान करना है, तो चलिए देखिए मिलान कर देते हैं अभी। तो दीवाने अर्ज टिप्पण, तो दीवाने अर्ज मैंने बताया था ना अभी ऊपर, तो ये सेना विभाग से संबंधित था। तो देखिए यानी कि पहले का चौथा 4। दीवाने रिसालत, तो बताइए ये कौन था, कोई बता सकता है, तो ये हो जाएगा आई थिंक दीवाने रिसालत। तो ये धार्मिक मुद्दे देखता था यानी कि 1। दीवाने इंसा, तो दीवाने इंसा ये आई थिंक सरकारी पत्राचार था यानी कि 2। और दीवाने विजारत, तो ये वित्तीय विभाग के मामले देखता था यानी कि 3। 41-23 है कहीं, ओ वाह ये रहा देखिए 41-4-1-2-3 ऑप्शन नंबर डी डिफेंस। दोबारा देख लीजिए सही मिला दिया मैंने। तो दीवाने आर जी ये कई बार पूछा है, तो ये सेना विभाग का अधिकारी होता था, इसको याद रखना। बाकी ये चारों याद होने चाहिए आपको, टिप ऑफ द टंग, ये फालतू क्वेश्चन है यूपी पीसीएस के। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये चांद बीवी ये अवध से बिलोंग नहीं करती थी, आई थिंक ये कर्नाटका वाले क्षेत्र में थी फ्रेंड्स। तो रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर शासन किया था, बहादुर शाह ने गुजरात पर और बाज बहादुर ने मालवा पर। और ये चांद बीवी अवध में नहीं थी, क्योंकि अवध में थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। आगे चलिए यहाँ पर मिलान करना, तो चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था, सुल्तानगढ़ी बलबन ने बनाया था, कोली खड़ी टिप्पण, कोली खड़ी या फिर किले की घेरेबंदी कह लो, या फिर अलाउद्दीन ने बनवाया था सीरी दुर्ग टिप्पण, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोबारा देख लीजिए, अलाउद्दीन ने बनवाया था सीरी दुर्ग, बलबन ने बनवाया था किलो खेड़ी, और इल्तुतमिश ने बनवाया था सुल्तानगढ़ी, और ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। तो यहाँ भी मिलान करना, चलिए देखिए। अकबर ने बनाई थी आईन दयसाला। मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था क्या, तो इन्होंने मोहम्मद तुगलक ने यानी कि फिरोज यानी कि MBT मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा यानी कि प्रतीक मुद्रा चलाई थी। इल्तुतमिश ने क्या बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था इल्तुतमिश ने बनाया था जयलगानी अमीर टिप्पण, जो 40 तुर्क सरदार थे। तो 40 तुर्क सरदारों का गठन किया था इल्तुतमिश ने। और शेरशाह सूरी को कहा जाता सड़क ए आजम, यानी कि इसने जो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था, तो मिलाने की ज़रूरत है नहीं। तो आगे देखिए क्या कहता है टिप्पण्स। पहला को एक कथन कारण वाला है, तो पहला देखिए क्या कहता है। कथन टिप्पण, प्रारंभ में तुर्की शासन सैनिक प्रधान था, ये सही है टिप्पण। जो प्रारंभ में तुर्की शासन था, जो ये सैनिक प्रधान था, ये सही है। और कारण क्या देता है, अग्रणी टिप्पण, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश में एकता के रूप में प्रखंड विभाजन कर दिया गया, तो ये सही है। ये और दोनों सही है, और यहाँ पर स्पष्टीकरण हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। और ये IAS का पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो दीवाने इंसा टिप्पण, ये दान विभाग नहीं होता था। ये देखिए दीवाने अर्ज, तो ये सैन्य विभाग यानी कि सेना के अधिकारी वगैरह से बिलोंग करता था। दीवाने बरीद, तो ये गुप्तचर विभाग था, ऊपर बताते हैं। दीवाने रिसालत, तो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली थी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ बताना अक्ता का क्या अर्थ था,
तो बताइए, नकद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास। और दूसरा देखिए, किसी भूभाग का अधिन्यास तोषित और सेवानिवृत्ति वेतन के रूप में दिया जाता था, तो उसको कहते थे अक्ता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों आंसर हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है ना, तो ये 32 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, 32 में का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, कथन कारण वाला है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया था, ये सही है। महाविहार को राजकीय प्राश्रय मिलना बंद हो गया था, तो ये यार दोनों सही है, और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। और ये बिहार पीसीएस में पूछा हुआ है। आगे चलिए, 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच भारतीय किसान किसकी खेती नहीं करते थे, तो उनको मक्के की कोई नॉलेज नहीं थी, और ये आईएएस का पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत अधिकारियों को नियमित रूप से दी गई भूमि के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था, तो दी गई भूमि के लिए इक्ता, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, तो ये बता दिया ना, गुप्तचर को बरीद कहते थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये शुरू से ही बताता आ रहा हूँ डिफेंस। शुरू में मैंने बताया था ना, बरीद डिपार्टमेंट को गुप्तचर डिपार्टमेंट भी कहते थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मक्का की नॉलेज नहीं थी, कई बार बता दिया। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी समन्वय का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो भारतीय इस्लामी शैली से मिलकर कौन बना है, तो ये सितार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसका हो जाएगा सितार। यहाँ पर देखिए, बरीद फिर आ गया है, तो ये बरीद क्या था, तो ये गुप्तचर विभाग थे। ठीक है, जैसे आज के टाइम सीआईडी वगैरह होती है ना, अंडरकोप। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य मिश्रण हिंदू और इस्लामी शैली से उत्पादित नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी शहनाई। ठीक है, हिंदू इस्लामी शैली से बना है सितार, तबला और सारंगी, यानी कि शहनाई नहीं बनी है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है, तो ये है सितार, ऑप्शन नंबर डी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सल्तनत काल की भाषा फारसी थी। तुगलक शासन काल में भारत की राजकीय भाषा थी, तो ये फारसी। ठीक है, वास्को डी गामा 1498 में आया था, और दूसरी बार पूछ ले तो ये 1502 में आया था दूसरी बार। तो वास्को डी गामा 1498 में, और दूसरी बार 1502। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वास्को डी गामा 1498 में आया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये देखिए, किसी ज़माने में ये आईएएस में भी पूछा हुआ था। आगे देखिए, सासगानी। ठीक है ना, सासगानी चांदी का एक छोटा सिक्का होता था, जो किसके बराबर होता था, तो वो 6 जीतल के बराबर होता था, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क। तो फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क जाना जाता है फ्रांसीसी गवर्नर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है ये। इन्होंने 1510 में गोवा को जीत लिया था। ठीक है, और यहाँ पर एक नाम और है, कहाँ गया वो नाम, इस नाम को याद रखना। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया था इंडिया में, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। आगे चलिए, ठीक है, सल्तनत काल में सिक्के टाका ससगनी जीतल, तो ये कौन सी धातुओं से मिलकर बनते थे, तो ये तांबा और चांदी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा सिक्का नहीं चलता था, तो ए यानी कि दाम नहीं चलता था। आगे चलिए, उस भूमि को क्या नाम से जानते थे जिससे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप में कर वसूलता था, तो बताइए, दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था, तो जिस भूमि से कर वसूलता था उस भूमि को क्या कहते थे, उसको कहते थे खालिसा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, समझ गए होगे, मतलब दिल्ली सुल्तान में दिल्ली का सुल्तान जिस भूमि से कर वसूलता था उसको कहते थे खालिसा। आगे चलिए, जागीर के लिए आरक्षित भूमि कहलाती थी, तो ये देखिए, महाले पैबाकी, ऑप्शन नंबर सी। तबला, ठीक है, तबले का प्रचलन किया था, ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो ने। आगे चलिए, राज्य की आय के लिए संरक्षित भूमि को किस नाम से जानते थे, तो खालसा, ऐसे भी याद रख सकते हो। आगे चलिए,
निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में शाही सचिवालय का व्यंजक होता था? तो ये होता था दीवाना इंसाफ, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए अब तो आगे चलिए, ठीक है। 57 नंबर देखिए, नई नई फारसी काव्य शैली सभा के हिंदी तथा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो थे, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लिए, यहाँ पर बताना मध्यकालीन भारत के राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो फिरोजतुगलक ने गुलामों के लिए अलग विभाग बनवाया था, ये ऊपर मैंने क्वेश्चन बता दिया इसी वीडियो में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है और ये IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए, सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कौन होता था? तो ये होता था दबीर ममालिक, ठीक है। दबीर ममालिक, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, तो किस लिए होता था? कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रारंभिक रूप को इंगित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तविक इस्लाम क्यों नहीं माना है? क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था तो उस टाइम 90% आबादी हिंदुओं की थी, मुस्लिम जनसंख्या बहुत कम थी, ठीक है। तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, ठीक है। समझ गए होंगे, जो अधिकतर आबादी थी दिल्ली की वो तो इस्लाम धर्म को मानती नहीं थी, अनुसरण नहीं करती थी उसका। आगे चलिए, पोलो, ठीक है। भारत में पोलो का खेल कौन लेकर आए थे? तो ये तुर्क लेकर आए थे, चंगेज खान का मूल नाम था तुमेचिन। आगे चलिए, अधिकांश अमीर किस सुल्तान के वर्ग में थे? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो अधिकांश अमीर तुर्क थे, तुर्क, ठीक है। याद रखना, ये कई बार पूछा है। तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए, तुर्क। पैगंबर मोहम्मद शाह का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। आगे चलिए, उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, यह किसका मानना था? तो ये मानना था M हबीब का, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अरब यात्रियों ने स्वर्ग ग्रह कहा है? तो बताइए, अरब यात्रियों ने किसको स्वर्ण स्वर्ण ग्रह कहा है, यानी कि सोने का घर कहा है? मुल्तान को, ठीक है। आगे चलिए, दक्षिणी तट के मोपलाओं के साथ दक्षिणी तट पर को किसके शिष्यों ने इस्लाम ने धर्मांतरित कर दिया था? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये थे अब्दुल्ला खराजी के शिष्य थे, तो मोगलाओं ने इनको इस्लाम में परिवर्तित कर दिया था, मतलब इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा था इनको। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान को हुज्जत उत इस्लाम कहा जाता था? हुज्जत उत इस्लाम बताइए किसको कहते थे? तो ये कहते थे अबू अली मोहम्मद अल गज्जाली, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, उसरी भूमि तो बता दिया ना, उसरी भूमि के स्वामी कौन होते थे? तो ये तुर्की मुस्लिम। आगे चलिए, अमीर खुसरो ने शतरंज, ठीक है। शतरंज का खेल हमारे इंडिया वालों की देना, ऑप्शन नंबर बी, और ये कहता है अमीर खुसरो। आगे चलिए, उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण किए बिना ही, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है कि मतलब उस इतिहासकार का नाम बता दीजिए जिसने भारत में आए बिना ही भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है या फिर बताया है, मतलब भारत का भ्रमण भी नहीं किया या फिर विवरण नहीं किया, और जिसने भारत के बारे में बहुत कुछ बताया। मान लो आप हो, ठीक है, आप हो यहाँ, मतलब हम इंडिया में रहते हैं और बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में एक नदी है, वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर खेल का मैदान है, तो इसका मतलब ये है कि हम ऑस्ट्रेलिया में गए नहीं हैं लेकिन हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी है। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि उसके इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ कभी आए हुए दिया है। तो ऐसा कौन था जो भारत में कभी नहीं आया था लेकिन भारत के बारे में जानकारी दी है? तो ऐसा था शहाबुद्दीन उलूमरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, खिदमती क्या थे? तो खिदमती थे, आगे चलिए, तो खिदमती थे पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला कर, ठीक है। जो मतलब हिंदू राजा हार जाते थे तो उनको कर देना पड़ता था और उसको कहते थे खिदमती, ठीक है। आगे चलिए, सल्तनत काल में भूमि नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? तो ये था मसाहत, ठीक है। मसाहत शब्द का प्रयोग करते थे भूमि नापने के लिए। तो दिल्ली का पुराना नाम था योगनीपुर, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बना है कि दिल्ली का पुराना नाम तो योगनीपुर, और योगनीपुर किसको कहते थे? तो दिल्ली को।
आगे चलिए। उड़ीसा टिप्पण, उड़ीसा के गजपति शासक गजपति वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कपिलेंद्र। आगे चलिए। सैन्य विभाग बता दिया टिप्पण, तो सैन्य विभाग को क्या कहते थे? ये कहते थे अरिज ममालिक। कई बार बता दिया ऊपर टिप्पण, ये याद रखना। आगे देखिए। 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। कुल के 18 शासकों में से कम एक तिहाई महिलाएं किसके शासनकाल में थी? तो ये थी भौमचक्र टिप्पण, भौमकर के काल में टिप्पण। जब भौमकर राजा शासन कर रहे थे तो इनके काल में लगभग एक तिहाई महिलाएं थी टिप्पण, याद रखना, एक तिहाई। आगे चलिए। गुलाम वंश टिप्पण, निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो ये इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश का था। आगे चलिए। अलम खाना किस कारखाने से संबंधित था? तो ये था पटाखाओं से टिप्पण। अलम खाना उसको कहते थे जहाँ पर गोला बारूद बनता था, पटाखाओं कारखाने से संबंधित था। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर संग्रह का कार्य नहीं था? तो बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन कर इकट्ठा नहीं करता था? तो पटवारी कोई कर नहीं लेता था टिप्पण। जो पटवारी का काम होता है, तो पटवारी का काम मतलब कर इकट्ठा करना वगैरह नहीं होता था सल्तनत काल में टिप्पण। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे सिंपल वे में। आगे चलिए। सल्तनत की केंद्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी सबसे बड़ा ओहदा था टिप्पण? तो सल्तनत काल में सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता था? जैसे आज के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना राज्य में, तो वहाँ पर सल्तनत काल में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? तो उसको कहते थे नाइब मुल्क टिप्पण। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए। सुप्रसिद्ध वास्तुविद सूत्रधार मंडन को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो ये थे राणा कुंभा के दरबार में। आगे चलिए। उर्दे मुल्ला का अभिप्राय क्या था? तो ये था शिविर टिप्पण, जो शाही शिविर होता था, जो राजा की तरफ से विशाल शिविर लगता था उसको शाही शिविर कहते थे, और उसको कहते थे उर्दे मुल्ला टिप्पण। उर्दे मुल्ला यानी कि शाही शिविर को कहते थे। आगे चलिए। सल्तनत काल में टिप्पण, सल्तनत काल में वायु व्यापार में उन्नति हुई थी, हिंदू मुसलमान का आदर करते थे, उर्दू भाषा का विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे सही है। इल्तुतमिश बलबन अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों का सामना किया था, यानी कि आक्रमण हुआ था इनके शासनकाल में। आगे चलिए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इसको कहते थे चौधरी। नेक्स्ट देखिए। मध्यकाल में बटाई का क्या अर्थ होता था? तो मतलब लगान निर्धारण करने का एक तरीका होता था, उसको कहते थे बटाई। दीवान ए कोही की देखभाल करते थे, तो दीवान ए कोही की देखभाल करता था, तो ये राज्य की भूमि की टिप्पण। दीवान ए कोही जो अधिकारी था तो वो राज्य के भूमि की देखभाल करता था। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो यह है खुम्स टिप्पण। ये शुरू में ही बता दिया था। जो युद्ध में से लूट कर लाई गई दौलत को उसको कहते थे खुम्स, और इस पर टैक्स लगता था 1/5। ये शुरू में ही बता दिया था टिप्पण। तो ये खुम्स थी युद्ध में लूटी गई भूमि टिप्पण। युद्ध में लूटी गई दौलत को कहते थे खुम्स, याद रखना। तो दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश हुए थे? तो ये हुए थे 5। आगे चलिए। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता मोरक्को से आया था, अफ्रीका से। आगे चलिए। दिल्ली सुल्तानों में राज परिवारों के प्रमुख अधिकारियों को कहते थे, तो इनको कहते थे दर वकील। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत बली टिप्पण, तो बली क्या होता था? तो ये होता था प्रांतीय गवर्नर टिप्पण। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मतलब जो राज्यपाल वगैरह होता था प्रांतीय गवर्नर, तो उसको कहते थे बली। हदीस टिप्पण, तो हदीस ऑप्शन नंबर ए, इस्लामिक कानून को कहते थे हदीस। आगे चलिए। तो ये मार्क पोलो टिप्पण, तो मार्क पोलो जब इंडिया में आया था इसने बहुत ही दुख के साथ एक बात कही थी कि मार्क पोलो भारतीय धन के एक बड़े भूभाग पर बहुत ही दुख प्रकट किया था। मतलब ये कह रहा था कि भारत के में बहुत बड़ा भाग, मतलब पैसों का बहुत बड़ा हिस्सा ये घोड़े के आयात करने पर जाता है टिप्पण। यानी कि जो भारतीय घोड़े मंगाते थे तो उसमें बहुत सारा धन खर्च होता था। तो ये इसने मार्क पोलो ने बहुत ही दुख से कही थी ये बात कि भारत का बहुत बड़ा धन का एक बड़ा भाग घोड़ों को खरीदने में जाता है टिप्पण। समझ गए होंगे। आगे देखिए। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी?
तो बताइए किसके शासक के दरबार में नहीं थे? तो इल्तुतमिश के अंडर में ये कभी नहीं आए थे। ठीक है ना? मतलब आईने उल मुल्कानी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। फिर वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में थे, तो लेकिन ये काल में नहीं थे, इल्तुतमिश के शासन काल में। आगे चलिए, दीवान बंदगान, तो बंदगान एक होता था क्या? गुलाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि शाही गुलाम को कहते थे दीवान बंदगान। ठीक है, तो ये 99 क्वेश्चन थे किसके? मिसलेनियस के, दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गए हैं ख़त्म। अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए बाबर आ गया है अब, यानी कि बाबर मुगल वंश की स्थापना करेगा। तो चलिए देखिए, आपने बाबर के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा कि बाबर कहाँ से आया था, वो कौन से वंश का था, पानीपत का युद्ध लड़ा उसने, 4 युद्ध लड़े थे, यहाँ तक सबको पता है। लेकिन आज आपको कुछ नई चीज़ें भी पता लगेंगी बाबर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना? तो देखिए सरफपाई। ठीक है ना? तो यहाँ पर बताना गलत। तो देखिए सरफकाई अलाउद्दीन खिलजी का एक मंत्री था, तो ये सही है। गयासुद्दीन तुगलक के अधीन मुफ्तियों को यह चेतावनी दी गई थी कि वे किसी भी अधिकारी के साथ उसके वेतन से अधिक और ऊपर दी गई छोटी सी राशि के लिए दुर्व्यवहार ना करें। ठीक है, सिंपल वे में समझ लीजिए। मान लो जो गयासुद्दीन तुगलक के जो सेनापति वगैरह थे, मतलब ये गयासुद्दीन तुगलक उन सेनापतियों को देता था सैलरी। ठीक है, सैलरी देता था, लेकिन इसने ये भी कह रखा था कि मतलब तुम अपनी ऊपर की कमाई करने के लिए, यानी कि घूस वगैरह खोरी करने के लिए, यानी कि घूस लेने के लिए, छोटी सी कमाई करने के लिए, मतलब किसी गरीब आदमी को सताओगे नहीं, यानी कि उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करोगे। ठीक है ना? समझ रहे होगे कि मैंने जो सैलरी देता हूँ बस उसी में तुमको गुजारा करना है, और कोई छोटी मोटी कमाई करने के लिए किसी लोगों को सताओगे नहीं, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करोगे। ठीक है ना? तो ये सही है। आगे देखिए, अरबी कृति मसाई। ठीक है ना? अरबी कृति मसालिक ए अबसार मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन एकता प्रणाली कार्य पद्धति का वर्णन करती है। ठीक है ना? तो ये सही है। मतलब जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एकता प्रणाली चलती थी, तो इसकी जानकारी मिलती है मसाइल ए अबसार नामक कोई पुस्तक वगैरह होगी उसमें। ठीक है ना? चौथा देखिए, और हमें गलत बताना, तो चौथा गलत है। देखिए मार्क पोलो ने दक्षिण भारत में तूतीकोरिन की मुक्ता मत्स्यिकी के बारे में उल्लेख नहीं किया, तो ये गलत है। इसने उल्लेख किया है। ठीक है, ये नहीं आना था, इसने उल्लेख किया है। ठीक है, दक्षिण भारत में तूतीकोरिन नाम का बंदरगाह था, तो वहाँ से पे जो भी मछली वगैरह पकड़ते थे, तो मार्क पोलो ने उसका उल्लेख किया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है नहीं किया, तो यही गलत है। आगे चलिए, रानी पद्मावती के पति का नाम था राणा रतन सिंह। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो बाबर के साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र जुड़े हुए थे? तो बाबर का राजस्थान से कोई लेना देना नहीं था, तो चौथा गलत है, ये नहीं होगा ना। तो 1 2 3, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ देख सकते हैं। बाबर काबुल को जीत कर आया था, पंजाब को भी जीता और आधुनिक उत्तर प्रदेश में भी पहुँच गया था। ठीक है, तो ये 1 2 3, लेकिन राजस्थान से उसका कोई लेना देना नहीं था। आगे चलिए, जब बाबर इंडिया में आया था, तो उसके फलस्वरूप क्या क्या हुआ था? तो चलिए देखिए, उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग की शुरुआत हुई, तो ये गलत है। अब यहीं से देख लो, अगर किसी ने डीप में नहीं पढ़ा है ना, तो कई लोग जिनको पता होगा कि ग्रुप 3D का एग्ज़ाम का पालतू क्वेश्चन है कि भारत में तोपों में सबसे पहले, मतलब गोला बारूद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो कई लोगों ने डीप में नहीं पढ़ा, तो उन्होंने पता है बाबर ने पहली बार तोपें चलाई थी पानीपत के युद्ध में, तो बाबर को ठोक के आ जाएंगे और वो हो जाएगा गलत। यहाँ देखिए क्या कहता है, बाबर में इंडिया के आने के बाद क्या क्या हुआ था। यहाँ देखिए, उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग की शुरुआत हुई थी, तो ये गलत है। और ये गलत इसलिए है क्योंकि अगर ये पूछे कि तोपों में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था, तो उसका आंसर होगा बाबर। और यहाँ ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश करा कि बाबर के आने से भी पहले ना, जब बाबर हमारे इंडिया में नहीं आया था ना, तो उस टाइम भी हमारे देश के अंदर बारूद वगैरह था, गोला बारूद था, लेकिन हम उनका प्रयोग लोगों की जान लेने में नहीं करते थे, तोपों में डालकर लोगों के ऊपर गोला चलाने में नहीं करते थे। हमारे देश को गोला बारूद की नॉलेज थी पहले से भी, बाबर के आने से पहले, बहुत पहले से हमारे देश में गोला बारूद था। लेकिन हमारे यहाँ लड़ाई होती है तो किसी के ऊपर तोपों में ये गोले बारूद भरकर नहीं चलाया जाता था,
जो कि तोपों में गोले बारूद का प्रयोग किया था बाबर ने आके, ठीक है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन गलत है और हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला तो गलत है, पहला गलत है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा अपना आंसर है, ठीक है। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आगे देखिए, इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र की स्थापना में मेहराब और गुम्बद, तो जब बाबर आया इंडिया में आया था ना, तो मेहराब और गुम्बद उससे पहले बनने लगे थे, बलबन और अलाउद्दीन के काल में, ठीक है ना। ये गुम्बद और ये मेहराब वगैरह सब अलाउद्दीन और बलबन के काल में बन रहे थे, ना कि बाबर के काल में। तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। बाबर ने इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापना की, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। और ये देखिए IAS का पूछा हुआ है, तो समझ गए होगे, तो अपना आंसर हो जाएगा ओनली बी। अब कुछ लोग कहेंगे कि तैमूर तो चंगेज खां भी तैमूर वंश का था, तो वो तैमूर था, लेकिन यहाँ तैमूर, ठीक है ना, ये बाबर जो आया था ना, ये बाबर भी तैमूरी वंश का ही था। और कई लोग ये अफ्रिया क्या कहते हैं, कई जगह ये तुर्की तुर्की या फिर अफ़गान वंश भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ये बाबर वगैरह ये चगताई तुर्क वगैरह था, ठीक है। तो इसने तैमूरी वंश की स्थापना की थी और उसके बाद में फिर मुग़ल सत्ता की नींव डाली थी, तो ये तीसरा ही सही है ओनली। और यहाँ बाबर को पकड़ लीजिए, ठीक है। ये बाबर इंडिया में आया था, इसने इंडिया में कब आया था, तो 1526 में इसने हराया था इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में, ठीक है। और कई बार ये पूछा जाता है कि बाबर को भारत में इनवाइट किसने किया था, तो भारत को में बाबर को इनवाइट किया था इब्राहिम लोदी का, आई थिंक, पता नहीं चाचा था, पता नहीं था, उसका नाम था दौलत खां लोदी ने भारत में इनवाइट किया था कि बाबर को। और क्या बता दूं, बाबर ने मतलब 4 युद्ध लड़े थे। और कई बार ये पूछा जाता है कि पानीपत के हूबहू नकल कौन से युद्ध को कहा जाता है, क्योंकि पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, इसमें बहुत ही कत्लेआम हुआ था। और पानीपत के युद्ध की हूबहू कॉपी कही जाती खानवा के युद्ध की, क्योंकि पानीपत के युद्ध में बहुत खून खराबा हुआ था, और एज इट इज कॉपी मानी जाती है खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, जिसका मतलब था कि इस्लाम खतरे में, या तो लड़ जाओ या मर जाओ या भिड़ जाओ, कुछ भी कर जाओ। और बाबर को कहते हैं कलंदर, ठीक है, ये कई बार बता दिया, बाबर को कहते हैं कलंदर। और बाबर की जो सिस्टर थी, यानी कि बाबर की जो बेटी थी गुलबदन बेगम, ठीक है, गुलबदन बेगम जो बाबर की लड़की थी, तो उसने एक किताब लिखी थी, तो उसमें गुलबदन बेगम ने कहा है कि मेरे डैडी को कोई हरा नहीं पाया था, लेकिन उनको किसी ने जहर देकर मार दिया है। और क्या बता दूं बाबर के बारे में कई बार ये डीप में पूछा जाता है कि बाबर जब इंडिया में आया था, तो उसने इंडिया में आकर ज़्यादा सुधार वगैरह क्यों नहीं किए थे, सुधार प्रशासन की प्रणाली क्यों नहीं अपनाई थी। क्योंकि ये बाबर था, ये A1 क्वालिटी का बंदा था, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट था, पंक्चुअल था, एक भी मिनट बर्बाद नहीं करता था, एकदम स्ट्रिक्ट था, मतलब सख्त नियम बनाता था, सख्त कानून बनाता था। और जब ये काबुल में था ना, यहाँ पर काबुल में था, तब इसने कुछ नियम कानून बहुत ही कड़े बना दिए थे। तो इस वजह से वहाँ की जनता थी, तो उसने बाबर के खिलाफ़ विद्रोह कर दिया था कि इतने कड़े कानून वगैरह तुमने यहाँ बना दिए हैं, जिसकी वजह से ना तो तुम हमें पसंद हो और ना ही ये तुम्हारे कड़े कानून वगैरह हमें पसंद है। इसीलिए बाबर के मन में डर था कि अगर मैंने यहाँ इंडिया के अंदर भी कड़े कानून बना दिए और कड़े नियम लागू कर दिए, तो यहाँ भी जनता, भारत की जनता है, वो मेरे खिलाफ़ विद्रोह कर देगी। और बाबर, ठीक है ना, इंडिया के अंदर आपने देखा होगा, मान लो ये नहर है, ठीक है ना, इधर पानी बह रहा है, और नहर के इधर इधर पेड़ पौधे बाग बगीचे लगाने का काम ये बाबर ने ही किया था, ठीक है ना। बहते हुआ पानी, और बहते हुए पानी के साथ साथ बाग बगीचे लगाने का काम ये इंडिया में ये बाबर लेकर आया था। बाबर को कहते हैं जिंदा पीर, नहीं क्या कहते हैं, जिंदा पीर तो कहते हैं औरंगजेब को, बाबर को कहते हैं कलंदर, ठीक है। और क्या बता दूं इसके बारे में, तो चलिए इतनी जानकारी बहुत है। तो देखिए यहाँ थे ना, बाकी जो भी होगा, बाकी बताने को तो बहुत कुछ बता सकता हूँ बाबर के बारे में। आगे चलिए, ठीक है। बाबर ने जो अपना लिखा है बाबरनामा, वो तुर्की भाषा में लिखा है, कई बार पूछा है, ठीक है, याद रखना तुर्की भाषा। तो देखिए कथन कारण वाला है, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक था और महत्वपूर्ण था। तो ये मैंने बता दिया ना, पानीपत के युद्ध की बिल्कुल हूबहू कॉपी थी खानवा का युद्ध, बहुत ही सारा इसमें खून बहा था। तो पहला सही लग रहा है पढ़ के, राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की
अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था, तो ये भी सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है, और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है। आगे देखिए, यहाँ पर ये बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो बाबर के युद्ध की ट्रिक ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताना कौन सा गलत है। तो बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में, ना कि उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। ऑप्शन नंबर डी गलत है फ्रेंड्स। इसकी युद्ध की ट्रिक है 26 में पानी पिया यानी कि पानीपत का लड़ाई, 27 में खाना खाया यानी कि 1527 में खानवा की लड़ाई, 28 में चल दिया यानी कि चंदेरी का युद्ध, 29 में घर गया यानी कि घाघरा का युद्ध, और 30 में मर गया यानी कि बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। आगे चलिए, तो बाबर और इब्राहिम लोदी की पानीपत की लड़ाई होती है 1526। ठीक है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध लड़ा जाता है 1526, याद रखना। बाबर, ठीक है, बाबर एवन क्वालिटी का बंदा था, और ये वो मात्र जब हमारे इंडिया में आया था 13-14 साल का एक लड़का ही था। ठीक है, 13-14 साल का लड़का था। और देख लो, 13-14 साल के लड़के को आज के टाइम बता दूं तो अपनी मतलब ढंग से फीते नहीं बांधने आएंगे जूते के, लेकिन ये बाबर आया था तो इसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया था। लेकिन सबसे बड़ा झंडू बाम था ये इब्राहिम लोदी, इसको लड़ने का भी ढंग नहीं था। इब्राहिम लोदी की सेना लगभग 3 लाख थी, कई बार बता रखा है। ठीक है, मान लो ये युद्ध का मैदान है, और ये इधर बाबर की सेना है और इधर इब्राहिम लोदी की सेना है। ठीक है, तो ये जो झंडू बाम था ना इब्राहिम लोदी, इसको लड़ने का भी ढंग नहीं था। तो मान लो ये मैदान है, यहाँ लड़ाई होने वाली है, ये बीच में पट्टी है, और जो बाबर था ना वो बाबर इधर तीसरी चौथी रो में खड़ा होता था यहाँ पर। ठीक है, बाबर तीसरी चौथी रो में खड़ा होता था, उसके आगे इसके सेनापति वगैरह खड़े होते थे, और सबसे आगे लगी होती थी तोपें। देख लो, इधर तोपें लगी हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसके सेना वगैरह खड़ी है, सेनापति, और बाबर यहाँ खड़ा होता था तीसरी चौथी रो में। और अब बात कर लेते हैं इसकी, जो इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इसके पास 3 लाख सेना थी, और बाबर के सैनिक मात्र 20,000 थे, मात्र 20,000 सैनिक थे, और ये थे 3 लाख। अगर ये 3 लाख इनको एक एक थप्पड़ भी मारते ना बाबर की सेना को मार डालते, एक एक थप्पड़ भी भाटे में नहीं पड़ता इनके। लेकिन बाबर के पास A1 क्वालिटी का दिमाग था, और A1 क्वालिटी के जो इसके तोपची थे, मतलब तोपें वगैरह लगा रखी थी, और ये 20,000 इन 3 लाख के ऊपर भारी पड़ गए। और वो क्यों पड़ गए? क्योंकि इन्हें लड़ने का ढंग नहीं पता था। क्या बना दिया मैंने। ठीक है, मान लो ये युद्ध का मैदान है, ये बाबर इधर है, बाबर की सेना, और ये देखो यहाँ तोपें लगी हुई हैं। ठीक है, और ये इब्राहिम लोदी था ना, ये सबसे आगे खड़ा होता था, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मान लो यहाँ तोपें लगी हैं, इधर तोपें हैं, और ये यहीं खड़ा है। अब यहाँ से तोपें चलेंगी तो ये मरेगा ही। और बाबर इधर तीसरी चौथी रो में खड़ा होता था। अब इब्राहिम लोदी इधर है, इसके पीछे इसके सेनापति वगैरह हैं, फिर पीछे वो सैनिक कोई भाला तलवार लेके खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ तोपें लगी, जब तोपें चलेंगी तो भाई ये मरेगा ही। इसको लड़ने का भी ढंग नहीं था। अगर वैसे ये लड़ाई होती ना, अगर इनके पास तोपें ना होती, तो देख लो इब्राहिम लोदी की सेना थी 3 लाख, और ये बाबर की सेना थी मात्र 20,000। एक एक थप्पड़ भी बांटे में नहीं आता इनको। तो समझ गए होगे। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का प्रयोग हुआ था? तो ये पानीपत के युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो बाबर की जीत का प्रमुख कारण क्या था? तो उसके पास A1 क्वालिटी के सैन्य विभाग था, यानी कि गोला बारूद था। आगे चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध ऑप्शन नंबर ए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो ये बता दिया, कलंदर कहा जाता था बाबर को। आगे चलिए, पानीपत की लड़ाई तो इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, बाबर ने। आगे चलिए, बादशाह की पदवी बाबर ने धारण की थी कहाँ पर? काबुल में। ऑप्शन नंबर बी। कलंदर कहा जाता था बाबर को, कई बार बता दिया है, इसीलिए थोड़ा तीव्र गति में चल रहे हैं। तो बाबर की मृत्यु जहर देने से हुई थी, तो ऐसे कह रही थी इसकी लड़की यानी कि गुलबदन बेगम। तो बादशाह की पदवी घोषित की थी। ठीक है, बादशाह ने खुद बाबर ने बादशाह घोषित किया था खुद को काबुल में। ऑप्शन नंबर सी। तो जिहाद का नारा में बाबर ने दिया था खानवा के युद्ध में, ये बता दिया। आगे चलिए, तो खानवा के युद्ध में किसने को हराया था? जिसने राणा सांगा को हराया था। कब हुआ था? 1527 में। ठीक है, बाबर की बात हो रही है। खानवा के युद्ध में कौन आ रहा था? तो राणा सांगा आ रहा था। आगे चलिए, राणा सांगा निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के साथ लड़ाई हुई थी? तो ये खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। इसी वजह से मैंने शुरू में सब कुछ डिटेल में बता दिया है, तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे देखिए, भारत में बाबर को किसने इनवाइट किया था? तो ये दौलत खान लोधी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए इनवाइट किसने किया था? तो इनवाइट करने वालों में से एक आलम खां था। ठीक है। तो बताइए, यहाँ पर बात हो रही है कि भारत को क्या कह रहा हूँ, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट करने वालों में से एक आलम खां भी था, और ये क्यों था तो देख लेते हैं। इब्राहिम लोदी का ये संबंधी था, मतलब ये आलम खां की बात हो रही है, तो ये इब्राहिम लोदी का संबंधी था, और ये मतलब दिल्ली के जो राजगद्दी थी तो उसका दावेदार माना जाता था। इसीलिए इसने सोचा कि इब्राहिम लोदी को हटा दो साइड, बाबर को बुला के, बाकी फिर हो जाएगी गद्दी मेरी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, और ये IAS का पूछा हुआ है। ठीक है। और ये कई जगह आपको आगे बताता हूँ, आगे चलिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा का पसंद था? तो ये था मेहंदी ख्वाजा, ऑप्शन नंबर बी। राणा सांगा संबंधी था, तो ये मेवाड़ के थे। आगे चलिए, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में हराया था? तो बाबर को हराया था सर ए पुल के युद्ध में, यानी कि सोबानी खान ने। ठीक है। सोबानी खान ने हराया था। ठीक है, से याद रखना। तो बाबर को सर ए पुल के युद्ध में हराया था सोबानी खान ने, और ये सोबानी खान कौन था? तो ये बाबर का चाचा था। ठीक है। यानी कि बाबर के चाचा ने बाबर को धूल चटा दी थी, लेकिन फिर बाद में युद्ध होता है बाबर के चाचा का और इसका, बाबर का। ठीक है। तो ये सोबानी खां को फिर बाद में हरा देता है। तो यहाँ याद रखना, सरे पुल के युद्ध में सोबानी खां यानी कि जो बाबर का चाचा था उसने बाबर को हरा दिया था। आगे चलिए, मेहंदी ख्वाजा कौन था? तो ये बाबर का जीजा था, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबर का बहनोई। गुलबदन बे पुत्री थी, तो ये बाबर की थी, कई बार बता दिया है। तो देखिए, बाबर की 3 पत्नियां थी। ठीक है ना, बाबर की 3 पत्नियां थी, इनमें से कौन बाबर की पत्नी नहीं थी? तो ये बाबर की पत्नी नहीं थी गुलबदन बेगम, क्योंकि ये लड़की थी। तो जो कि बाबरी, तो ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है, शुरू में ही बता दिया था। बाबर किस क्षेत्र का निवासी था? तो बाबर था फरगना। ठीक है ना, फरगना। आगे चलिए, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता मिलती है। ठीक है ना, तो ये बताइए। ये मैंने बता दिया ना कि वह कौन सा सम्राट था जिसने धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? तो बाबर, मैंने बताया ना, बाबर A1 क्वालिटी का बंदा था। मतलब वो एकदम स्ट्रिक्ट था, मतलब एकदम पंक्चुअल था, मतलब एक भी मिनट बर्बाद नहीं करता था, और किसी कमज़ोर व्यक्ति को अपनी सेना में नहीं रखता था। तो ऐसी शिक्षा मिलती है बाबर से हमें। ठीक है, बाबर से। ऑप्शन नंबर ए, बाबर का पूरा नाम देख लीजिए, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, तो याद रखना ये नाम। तो बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट देखिए, मस्तबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रहण करता था, तो उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था मुयाबीन। ठीक है, मुयाबीन। और ये पूछ ले कि मस्तबी क्या होता था? तो ये मुस्लिम कानून को संग्रह करना। ठीक है, तो मस्तबीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रहण था। ठीक है, से याद रखना। अगर ये पूछ ले कि ये मुस्तबीस क्या है, तो बाबर के द्वारा ये, इसमें मतलब मुस्लिम के जो कानून वगैरह के जो नियम लिखे हैं तो उसको कहते हैं मुस्तबीस। और ये इसका काम किसने सौंपा था? तो बाबर ने इसका काम सौंपा था मुयाबीन को। आगे देखिए, भारत में बाबर द्वारा प्रशासनिक सुधार ना करने का क्या कारण था? तो ये मैंने शुरू में बता दिया था ना कि भारत ने बाबर में सुधार वगैरह क्यों नहीं किए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए, उसके द्वारा काबुल में किए गए सुधार अलोकप्रिय थे। जहाँ, ठीक है ना, मैंने बताया था ना कि बाबर ने काबुल में सुधार किए थे, लेकिन वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, और जहाँ से काबुल के लोग भड़क गए थे और वहाँ बाबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है ना, तो ये देखिए, उसके द्वारा काबुल में किए गए लोग जो सुधार थे वो अलोकप्रिय थे, जिसके कारण वहाँ विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था बाबर को। ठीक है, इसीलिए बाबर सोच रहा था अगर मैंने इंडिया में भी कड़े कानून वगैरह बनाए तो यहाँ की जनता मेरी वाट लगा देगी, इसलिए इसने ज़्यादातर यहाँ पर सुधार कानून वगैरह नहीं किए थे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने असैनिक संगठन
श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया, जिसमें छोटी छोटी टुकड़ी में 50 सैनिक होते थे। सिंपल वे में समझिए, मतलब ये बाबर की बात हो रही है। बाबर ने अपने जो सैनिक थे इनको 50-50 की टुकड़ी में बांट दिया था, मतलब 50-50 का ग्रुप बना दिया था। ठीक है, तो वही बात बताई जा रही है कि किसने सैनिकों के संगठन में श्रेणी पाली का प्रचलन किया और एक छोटी सी टुकड़ी में 50-50 सैनिक होते थे, तो ये बाबर के सैनिक होते थे। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने जो तांबे का दाम और चांदी का रुपया चलाया था, तो उसका रेशो पूछा है। तो जो चांदी का सिक्का था तो उसका रेशो था 64, और जो चांदी का रुपया था तो उसका रेशो था 1। ठीक है, तो ये 64:1 बात हो रही है शेरशाह सूरी के जो तांबे का दाम और चांदी का रुपया चलाया था उसका। तो ये थी बाबर की वीडियो। ठीक है, बाबर ने अपने इंडिया में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मतलब ये 26 में आया था और ये 30 में मर गया था। ठीक है, तो ये 4-5 साल रहा था, तो 35-40 क्वेश्चन ही बनते हैं बाबर से। तो ज़्यादा बाबर के बारे में पढ़ना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत कुछ पढ़ा है बाबर के बारे में डिटेल में सतीश चंद्रा की बुक से पूरी हिस्ट्री। ठीक है, अब थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ बाबर के बारे में। अगर ये पूछे कि बाबर का मकबरा इंडिया में कहाँ था, तो इंडिया के आगरा में। ठीक है, आगरा में बाबर का मकबरा बनाया गया था। लेकिन बाबर की अंतिम इच्छा थी कि जब भी मैं मरूं तो मेरा मकबरा बनवाया जाए काबुल। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि वर्तमान समय में बाबर का मकबरा कहाँ है, तो ये अफ़गानिस्तान की राजधानी पड़ती है काबुल में बाबर का मकबरा है। ठीक है, से याद रखेंगे। इवेंट्स तो काबुल में बाबर का मकबरा है। और कई बार यहाँ से पूछ लेते हैं डीप में, जो ये था ना, क्या कहते हैं, इब्राहिम लोदी। ठीक है, जो इब्राहिम लोदी था एकदम ये निठल्ला बंदा था। तो ये बिना तैयारी के बाबर के सामने चला जाता है और बाबर इसको हरा देता है। लेकिन जो बाबर की मतलब इब्राहिम लोदी की हार से ये जो राणा सांगा था ये कुछ नहीं सीखता है। मतलब इब्राहिम लोदी को हरा दिया बाबर ने बिल्कुल ईजी वे में। तो ये राणा सांगा होता है, ये मतलब बाबर के ख़िलाफ़ कोई भी रणनीति, कोई भी मतलब साजिश वगैरह नहीं बनाता, कोई प्लानिंग नहीं करता, और ये भी मुंह उठा के पहुँच जाता है बाबर के पास। ठीक है, खानवा के युद्ध में मतलब इब्राहिम लोदी की हार से इसने कुछ नहीं सीखा था। तो ये भी ऐसे ही जाके खड़ा हो जाता है, तो बाबर इसको भी हरा देता है। और हराने का मेन कारण यही था कि बाबर के पास A1 क्वालिटी के तोपची थे, तोप सेना थी। लेकिन जो ये खानवा का युद्ध हुआ था ना, तो ये राणा सांगा ने, जो बाबर था, तो बाबर के लेफ्ट हैंड पे तलवार से इतनी तेज़ 2-3 बार वार किए थे, मतलब बाबर का लेफ्ट हैंड काट के रख दिया होता राणा सांगा ने। राणा सांगा बहादुरों की तरह लड़ा था, लेकिन वही बात है कि इनके पास थे तलवारें वगैरह थी और बाबर के पास थी तोपें। ठीक है, लेकिन जब वो तोपें चली तो इनकी 3 लाख की सेना भी मतलब पीछे धकेल दी गई, पीछे का धकेल दी गई। ये हार गए और मारे भी गए। और क्या बता दूं, कई बार। ठीक है, अब थोड़ा और डीप लेवल में चलते हैं, यूपीएससी लेवल पर। कई बार यूपीएससी के इंटरव्यू वगैरह में या फिर स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है। एक बार यूपीएससी के इंटरव्यू में ऐसा पूछा गया कि जो इतिहास की जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं ना, वो पानीपत में ही की हुई हैं। ऐसा कोई कारण बताओ कि जो इतिहास की मेन लड़ाइयाँ हुई हैं वो पानीपत में ही क्यों हुई हैं। तो कोई बता सकता है कि पानीपत में लड़ाई होने का क्या कारण था। ये यूपीएससी का इंटरव्यू का पूछा हुआ सवाल बता रहा हूँ। तो देखो मैं बताता हूँ क्या कारण था। एक तो मेन सबसे जो कारण था ना पानीपत, क्योंकि अपने देश का नक्शा ये था। ठीक है, और यहाँ बीच में है दिल्ली। ये पानीपत और दिल्ली बिल्कुल पास पास पड़ते हैं, लगभग 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अगर आपने दिल्ली को जीत लिया ना, तो आप पूरे भारत के सम्राट बन जाओगे। तो मेन बात यही थी कि ये दिल्ली के पास पड़ता था और बिल्कुल दिल्ली के सटा हुआ है। तो मेन रीज़न यही था कि अगर आपने दिल्ली को जीत लिया तो आप पूरे भारत के सम्राट बन जाओगे। तो सबसे पहला कारण ये था कि ये दिल्ली के बिल्कुल पास पड़ता था। दूसरा कारण ये है कि पानीपत का जो मौसम है और पानीपत की जलवायु वगैरह है वो A1 क्वालिटी की है। मान लो 2 सेना है, एक इधर सेना लड़ने के लिए तैयार है और एक इधर खड़ी है लड़ने के लिए, और पानीपत का मौसम बिल्कुल A1 क्वालिटी का है, ना ज़्यादा धूप है ना ज़्यादा सर्दी है, बारिश वगैरह लिमिट में होती है। मान लो दोनों सेना लड़ने आई मैदान में और पता लगे कि बारिश होने लगी, 4 दिन बारिश नहीं रुक रही, 5वें दिन भी बारिश नहीं रुक रही, तो ये बारिश होती रहेगी तो दोनों सेना लड़ नहीं पाएंगी। तो दूसरा कारण ये है कि यहाँ की जलवायु, यहाँ का मौसम बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, और तीसरा कारण ये आप दे सकते हो कि जो पानीपत का एरिया है ना वो बिल्कुल प्लेन है, मतलब एकदम सपाट मैदान है।
अब ऐसा तो है नहीं कि पानीपत में पहाड़ वगैरह हैं, ठीक है ना। अब मान लो एक सेना यहाँ पहाड़ के ऊपर है और दूसरी सेना यहाँ बिल्कुल नीचे है, मतलब ज़मीन पर है। अब एक सेना पहाड़ पर है और एक सेना यहाँ पर ज़मीन पर नीचे है, तो ऐसे लड़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो तीसरा कारण ये हो सकता है कि पानीपत का जो एरिया है ना वो एकदम सपाट है, प्लेन, लड़ाई वगैरह अच्छी तरीके से हो सकती है। यहाँ पर कोई पहाड़ वगैरह नहीं है, ठीक है ना। सब मान लो एक सेना पहाड़ पर है और दूसरी नीचे हो, तो लड़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ये 2-3 मेन कारण है, ठीक है ना। आप इसको बता के इंटरव्यू में सिलेक्शन ले सकते हो। और भी कुछ कारण वगैरह हैं, ठीक है ना। तो ये सब मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है। तो ये थी आज की वीडियो। और जब हम वापस आएंगे, यानी कि वापस आएंगे, तो हम यहाँ से देखेंगे हुमायूं को और शेरशाह सूरी को। ये हुमायूं लड़का होता है बाबर का, ठीक है ना। यानी कि आज मैंने आपको करा दिया, एक कराया था इंडियन ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट और एक कराया था बायोलॉजी का और एक कराया था मैंने सुबह यानी कि हिस्ट्री का, ठीक है ना। तो हिस्ट्री के अब जो पार्ट आएगा तो उसमें हम देखेंगे प्राचीन भारत को। ये मध्यकालीन भारत का प्रैक्टिस सेट था, तो अब आने वाली वीडियो होगी प्राचीन भारत की। तो अगर कोई नया स्टूडेंट वगैरह हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस रखना ऐसी वीडियो को डीप में देखने के लिए और तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। तो फ्रेंड थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है ना। शेयर वगैरह करो, सब्सक्राइब वगैरह करो, ताकि अपना चैनल ग्रो करे, परिवार अपना बड़ा हो। और आप देख रहे हो एकदम डीप लेवल का डाटा चल रहा है अपने चैनल पर। और इसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा पॉलिटिक ऊपर, ठीक है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलरेडी करा दी है, इंडियन इकोनॉमी सब कुछ करा रखा है। बस आप प्ले लिस्ट में जाना और या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर उस इम्पोर्टेंट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।